हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के इस सीरीज में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इंटेलिजेंस से लेकर के बुद्धि जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये जो सीरीज है दोस्तों, ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। जैसे मैंने हर वीडियो में बताया है कि ये जो हमारा सीरीज है आपके लिए बाल विकास और शिक्षण शास्त्र जिस भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, जिस भी टीचिंग एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस टॉपिक में हम कंप्लीट जो है बुद्धि का जो चैप्टर है उसको जितना भी इस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सीटेट से लेकर के शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी पॉइंटें बनती हैं है ना, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। तो आप सभी को पता चल ही चुका है कि अभी जो छत्तीसगढ़ में एक शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत ही जो खबर है जो है ये सामने देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो भर्ती है अब इस सत्र में या नेक्स्ट सत्र में आने की पूरी संभावना है दोस्तों, ठीक है। और जो जुलाई में जो सीटेड होना है 2025 में, उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्लास हो सकते हैं। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों तक हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, है ना। बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्लास आपके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैंने एक सीटेट से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया हूँ, जिससे जो है आपको बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सीटेट जुलाई 2025 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको देना होगा तो ये सीरीज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र जो है दोस्तों अपने आप पर बेहद ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जो अपने आप पर 30 नंबर का वेटेज रखता है ना। इसमें हम कंप्लीट जो है बुद्धि का जो टॉपिक है, इसमें जितना भी बुद्धि से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम पूरा कवर करेंगे। ये जो हमारा क्लास होने वाला है ना, इस सीरीज का 29वां क्लास है। और ऐसे इसमें जो बुद्धि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं उनको भी हम देखेंगे, है ना। और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना है, नोट बना रहे हैं तो नोट भी बनाते चलेगा। ये जो क्लास है दोस्तों आपके लिए सीटेड हो या फिर सीजीटेड हो या छत्तीसगढ़ में होने वाली शिक्षक भर्ती से के लिए भी ये महत्वपूर्ण उपयोगी है, जिसमें बुद्धि का चैप्टर जो है आपको देखने के लिए मिलता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं हमारा बुद्धि जो चैप्टर है इसको समझेंगे सारा चीजें हम ये थोड़ा सा क्लास जो है सेशन लंबा हो सकता है, क्योंकि मैंने इसमें पूरे कंप्लीट जो है बुद्धि से रिलेटेड जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को इंक्लूड किया हुआ है ना। तो देखेंगे चैप्टर हमारा है बुद्धि, ठीक है। बुद्धि हमारा टॉपिक का नाम है। अब इसमें सामान्य अगर अर्थ में अगर हम देखेंगे कि बुद्धि है क्या चीज, क्योंकि हम जितने भी क्रियाएं करते हैं वो हमारे मानसिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं सब बुद्धि से रिलेटेड होती है, इतना चीज आप जान रहे हैं, है? तो सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा, बुद्धि विचार करने समस्त मानसिक क्रियाओं का संगठित रूप होता है। ये आसान शब्दों में कह सकते हैं कि बुद्धि जो है विचार करने और समस्त जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं ये हम किसके द्वारा करते हैं दोस्तों, तो ये बुद्धि के द्वारा करते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। परिभाषा देखेंगे, जो कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना बुद्धि को लेकर के परिभाषा दिया है। अगर आप बुद्धि चैप्टर का अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपको इन सारी परिभाषाओं को ध्यान में रखना है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। और जो है बार बार जो है ये इन्हीं जो मनोवैज्ञानिकों का जो है परिभाषा पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले देखेंगे वुडवर्थ ने बुद्धि को लेकर के क्या कहा, वुडवर्थ जी ने बुद्धि को क्या बताया देख लेते हैं। तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ के द्वारा इन्होंने क्या कहा है कि जो बुद्धि है ये कार्य करने का एक विधि है, ठीक है। आगे देखेंगे तो टर्मन ने बुद्धि को लेकर के क्या अपना परिभाषा दी, तो बुद्धि जो है अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता प्रदान करता है, योग्यता देता है, ठीक है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार जो है ये सब महत्वपूर्ण परिभाषाएं बुद्धि को लेकर के दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार और निर्देश और आलोचना, ठीक है। अल्फ्रेड बिने ने 4 चीजों पर ज्यादा फोकस किया है, शब्दों में निहित किया है बुद्धि को लेकर के, क्या है, ज्ञान है, आविष्कार है, निर्देश है और फिर आलोचना है, ठीक है। स्टर्नबर्ग के अनुसार अगर देखेंगे तो बुद्धि को लेकर के इन्होंने क्या परिभाषा दिया है, तो बुद्धि जो है आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है। आगे देखेंगे थर्स्टन के अनुसार इन्होंने क्या कहा, बुद्धि विभिन्न वस्तु व विचारों के मध्य जटिल संबंधों को समझाने की योग्यता देता है ना, योग्यता है।
आगे देखेंगे रायबन ने के अनुसार अगर देखेंगे क्या परिभाषा दिया, तो बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। जितनी है ये सब बुद्धि से रिलेटेड परिभाषा है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना परिभाषा दिया जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वेल्सर के अनुसार अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है तथा समायोजन स्थापित करता है, ठीक है। तो ये चीजें जो आपको ध्यान में रखना है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। आगे चलेंगे इसी में। अब देखेंगे बुद्धि की जो विशेषताएं हैं, आपको विशेषताएं ध्यान रखना है कि कौन कौन सी विशेषताएं किन किन स्थिति में कैसी विशेषताएं इसकी बनती है, तो आपको ध्यान में रखना है इसका। बुद्धि की विशेषताएं जो है ये भी महत्वपूर्ण है। तो बुद्धि जो है जन्मजात शक्ति है, क्योंकि हर बच्चे में, हर व्यक्ति में जो है बुद्धि जो है जन्मजात हमें मिलता है ना। बुद्धि का विकास जो है जन्म से लेकर मध्य किशोरावस्था तक भरपूर होता है ना। इतने तक 90% का विकास इसका हो जाता है, ठीक है। स्पेयरमैन ने कहा है कि 14 से 16 वर्ष तक बुद्धि का विकास होता है, और टर्मन के अनुसार जो 15 वर्ष तक बुद्धि का विकास कहा गया है, ठीक है। मतलब मध्य किशोरावस्था तक बुद्धि का ज्यादा विकास होता है। तो स्पेयरमैन के अनुसार जो है 14 से 16 वर्ष, इसको आपको याद रखना है कि स्पेयरमैन ने 14 से 16 वर्ष का तक का बुद्धि का विकास कहा है, और टर्मन ने क्या कहा है कि 15 वर्ष तक बुद्धि का विकास होता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलेंगे। बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का दोनों का प्रभाव पड़ता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है, बुद्धि समायोजन स्थापित करने की योग्यता है, बुद्धि तर्क, चिंतन, कल्पना और स्मरण करने की भी योग्यता है। तो ये सारी चीजें बुद्धि की विशेषता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है ये क्लास। अब बुद्धि को हम इसमें जितने भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे वो सीटेट का सिलेबस हो, सीजीटेट का सिलेबस हो, शिक्षक भर्ती का सिलेबस हो, हम इसमें सारी चीजों को कवर करेंगे, है ना। तो बुद्धि के प्रकार देखेंगे दोस्तों, बुद्धि के प्रकार कितने हैं, तो बुद्धि के प्रकार 2 व्यक्तियों ने बताए हैं, ठीक है। जो बुद्धि का प्रकार है उसको 2 व्यक्तियों ने बताया है। पहला व्यक्ति है थर्नडाइक ने और दूसरा है गैरेट ने। आपको ध्यान में रखना, बुद्धि का जो प्रकार बताने वाले व्यक्ति हैं 2 व्यक्ति हैं। एक थर्नडाइक ने अपना एक अलग प्रकार बताया है, और गैरेट ने जो है एक अलग जो है अपना जो बुद्धि का प्रकार बताया है। तो पहले देख लेते हैं हम। थर्नडाइक व गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। इन्होंने 3 प्रकार बताया, कौन कौन सा? मूर्त या फिर गामक बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, और तीसरा है सामाजिक बुद्धि, ठीक है। कौन कौन सा? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को गामक बुद्धि भी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और अमूर्त बुद्धि हो जाएगा और सामाजिक बुद्धि हो जाएगा। अब पहला समझते हैं कि मूर्त या फिर गामक बुद्धि क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। इस बुद्धि का संबंध यंत्र या मशीनों से होता है, इसीलिए इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, ठीक है। मूर्त बुद्धि या फिर गामक बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध यंत्र या मशीनों से होता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, यंत्र या फिर मशीनों से जो है संबंध होता है, इसीलिए इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को एक यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि कारीगर के अंदर मूर्त बुद्धि पाया जाएगा, मैकेनिक, इंजीनियर और औद्योगिकी, है ना, कार्यकर्ता के अंदर ये सारी चीजें मूर्त, गामक बुद्धि या फिर यांत्रिक बुद्धि पाया जाता है। आगे देखेंगे अमूर्त बुद्धि किसके अंदर पाया जाएगा। अमूर्त बुद्धि, तो इसका संबंध जो होता है पुस्तकीय ज्ञान से होता है। अमूर्त बुद्धि क्या होता है? पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होता है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि पुस्तकीय ज्ञान किसके अंदर होता है, तो लेखक के अंदर, शिक्षक के अंदर, दार्शनिक के अंदर और पेंटर के अंदर। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति हैं ये, ठीक है। आगे देखेंगे सामाजिक बुद्धि किसके अंतर्गत होगा, तो नेता, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे इसी के आगे। अब देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है। बुद्धि के सिद्धांत हम समझते हैं क्या क्या है। बुद्धि के सिद्धांत को अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुद्धि के कई सारे सिद्धांत हैं, है ना। एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, ऐसा करके बहुकारक, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि हर किस किस सिद्धांत में क्या क्या बात जो है इंक्लूड किया गया है। तो पहले समझते हैं एक खंड, इसी का नाम है एक खंड या फिर एक तत्व कारक। एक खंड या फिर एक तत्व कारक जो है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे, आपको ध्यान रखना है नाम का। तो अल्फ्रेड बीने जो थे, इस सिद्धांत को, एक कारक खंड या फिर एक तत्व कारक को देने वाले थे बुद्धि के सिद्धांत को, अल्फ्रेड बीने। और सहायक के रूप में कौन कौन थे, तो सहायक का नाम याद रखना है, टर्मन, स्टंट, बुद्धि निरकुशतावादी सिद्धांत, इसी को भी कहा जाता है निरकुशतावादी, है ना।
निरकुश सत्तावादी जो है इसी सिद्धांत को कहा जाता है। एक इसका और एक नाम है आपको याद रखना है, एक खंड तत्व कारक, या फिर इसी को कहा जाता है निरकुश सत्तावादी। ठीक है, इसी का नाम है, आपको इसका ध्यान में रखना है ना। इसको देने वाले कौन थे? तो अल्फ्रेड बीने थे, आपको ध्यान में रखना है। प्रतिपादन करने वाले थे अल्फ्रेड बीने और सहायक के रूप में टर्मन और स्टर्न थे। ठीक, आगे देखेंगे द्विकारक या फिर द्विखंडी या द्वितत्व जो सिद्धांत है बुद्धि को लेकर के, इसमें क्या कहा गया है? तो इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे? तो इस सिद्धांत को देने वाले थे स्पेयरमैन। इन्होंने 1904 में इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, और एस विशिष्ट कारक है ना, एस्ट विशिष्ट कारक मतलब स्पेसिक जो होता है वो अर्जित होता है इस विशिष्ट कारक, और जो जी है ये जर्नल है ना, जर्नल से सामान्य कह सकते हैं। ये जो है सामान्य कारक जो होता है जन्म जात होता है। ठीक है, सामान्य विशिष्ट कारक जो होता है वो अर्जित करता है व्यक्ति अपने जीवन में, और जो सामान्य कारक होता है जर्नल फैक्टर जो होता है उसको जन्मजात व्यक्ति लेकर के आता है ना, अपने पूर्वजों से। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर नोट आपको ध्यान में रखना है, स्पेयरमैन ने सामान्य बुद्धि पर अधिक बल दिया है। सामान्य बुद्धि या जी कारक है ना, जनरल बुद्धि पर जो है स्पेयरमैन ने सबसे ज्यादा बल दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। त्रिखंड या त्रिकारक या त्रितत्व बुद्धि का सिद्धांत ये क्या कहता है? तो इस जो त्रिखंड त्रिकारक या त्रितत्व कह सकते हो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? स्पेयरमैन इस सिद्धांत को दिए थे 1911 में, और 1911 में स्पेयरमैन ने तीसरा खंड को जोड़ दिया था जिसमें सामूहिक खंड के नाम से जाना जाता है। तो सामूहिक खंड इसी का नाम है, त्रिखंड त्रिकारक या त्रितत्व। इसमें क्या है 1911 में जो स्पेयरमैन तीसरा खंड को इसमें जोड़ा था, इसी कारण इसे सामूहिक खंड के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान में रखना है। बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत क्या है? तो इसका प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो थर्नडाइक थे बहुकारक सिद्धांत को देने वाले, और इन्होंने जो 6 कारक बताने के कारण बहुकारक इस सिद्धांत को कहा गया। ठीक है, इन्होंने जो है थर्नडाइक ने 6 कारक बताए थे, इसी कारण इसे बहुकारक सिद्धांत भी कहा जाता है। पहला देखेंगे तो आंकिक, दूसरा है शाब्दिक योग्यता, तीसरा है दिशा योग्यता, चौथा है तर्क योग्यता, पांचवा है स्मृति योग्यता, और फिर छठा है भाषण योग्यता, है ना। थर्नडाइक जी ने बहुकारक सिद्धांत दिया था, है ना, और इस सिद्धांत में जो है उन्होंने 6 कारक की बात कही थी, इसीलिए इसे बहुकारक सिद्धांत कहा जाता है। आपको इसको याद रखना है, पहला आता है आंकिक, दूसरा आता है शाब्दिक, तीसरा आता है दिशा योग्यता, चौथा है तर्क योग्यता, पांचवा है स्मृति योग्यता, और छठा है भाषण की योग्यता। ठीक है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। आगे देखेंगे तो आगे बात करेंगे इसी में है ना, बहुकारक सिद्धांत का ही एक नोट है। तो इस सिद्धांत को ही बालू के ढीले का सिद्धांत या परमाणुवादी का सिद्धांत भी कहा जाता है। किस सिद्धांत को? बहुकारक सिद्धांत का कई नाम आपने देखा है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे पीछे अगर देखेंगे तो बहुकारक सिद्धांत है ये। बहुकारक सिद्धांत को देने वाले कौन थे? थर्नडाइक थे, है ना। देने का कारण क्या था कि इन्होंने 6 कारक बताए थे, इसी कारण इसे बहुकारक सिद्धांत कहा जाता है। आपको नाम ध्यान में रखना है, और इसी का नोट। और इसी सिद्धांत को अगर हम देखेंगे तो इसी सिद्धांत को कहा जाता है, इस सिद्धांत को बालू के ढीले का सिद्धांत, बालू का ढीले का सिद्धांत या फिर परमाणुवादी का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। समूह कारक का सिद्धांत, समूह कारक का सिद्धांत को देने वाले कौन थे? प्रतिपादन का नाम आपको याद रखना है, थर्स्टन है इसको देने वाले। और थर्स्टन ने कब इसको 1938 में इसको दिया था, है ना। और इनका जो पुस्तक है प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, ठीक है, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, 13 समूह प्रधान समूह है इसमें, ठीक है। और 13 समूह है इसमें, जिसमें से प्रधान समूह 7 है, ठीक है। प्रधान समूह जिसमें से 7 है। इसमें अगर देखेंगे तो शाब्दिक अर्थ का क्षमता, शब्द प्रवाह, स्थानिक आंगिक क्षमता, तर्क क्षमता और स्मृति और प्रत्यय ज्ञानात्मक, ये हमारा जो समूह कारक सिद्धांत इन्होंने जब दिया था 1938 में, और देने वाले कौन थे? तो थर्स्टन थे। इन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं इन्होंने बताया था अपने पुस्तक में, और उस पुस्तक में जो 13 समूह को उन्होंने क्या किया था, दिया था, जिसमें से 7 जो समूह है वो प्रधान समूह है ना। तो 7 प्रधान समूह है। तो ये है शाब्दिक क्षमता, शब्द प्रवाह, स्थानिक अंकित क्षमता, तर्क क्षमता, स्मृति और फिर प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक। ये चीज आपको ध्यान में रखना है ना। आगे देखेंगे त्रिआयामी या त्रिविमी सिद्धांत। तो ये जितना भी सिद्धांत बता रहा हूँ दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको एक ही किताब में सारा चीज नहीं मिलेगा, मैंने कई सारी किताबों का मिक्सिंग इस्तेमाल किया है इसको बनाने में, है ना, जिसमें कि
आपका सीटेट भी कवर हो सकता है, एमपीटेट भी कवर हो सकता है, शिक्षक भर्ती भी कवर हो सकता है। जिस भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अगर है आप स्टडी कर रहे हैं और उसमें बुद्धि का चैप्टर है, तो मैंने कोशिश किया कि बुद्धि में जितने भी टॉपिक बन सकता है, जहां से भी इकट्ठा सोर्स हुआ है, मेरे को जो मिला है मैंने उसको इंक्लूड किया है, ताकि जो है आप लोगों को ज्यादा भटकने की जरूरत ना पड़े। ये सारा चीजें आपको काम में आएगी, है ना। तो त्रिआयामी सिद्धांत को देने वाले कौन थे? तो गिलफोर्ड थे। इन्होंने 1967 है ना, 1967 में सोवियत संघ के उसमें दिया था, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है? सक्रिय प्रक्रिया विषय वस्तु उत्पादन या फिर परिणाम पर इन्होंने ज्यादा बात करी थी। सक्रिय या फिर इसी को प्रक्रिया कर देते हैं, विषय वस्तु उत्पादन या फिर परिणाम के बारे में इन्होंने ज्यादा दिया है, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं सक्रिया या फिर प्रक्रिया के बारे में इन्होंने क्या कहा है। तो इसमें क्या क्या आता है? मूल्यांकन, अभिसारी, अपसारी और स्मृति संज्ञान, इसमें किसमें आता है? प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। दूसरा देखेंगे विषय वस्तु के बारे में इन्होंने क्या दिया है। तो विषय वस्तु में सूचना, आकारात्मक, सांकेतिक, शाब्दिक और फिर व्यवहार परक। ये व्यवहार परक ये जो है किसमें आता है? विषय वस्तु के अंतर्गत है। और उत्पादन या परिणाम के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा है? इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियां, रूपांतरण, आशय, इन सारी चीजों को उत्पादन या परिणाम के अंतर्गत माना है इन्होंने, ठीक है। आगे देखेंगे, नोट में भी इंपॉर्टेंट है, गिलफोर्ड ने मौलिक रूप से 120 प्रकार के कारक बताए हैं। आपको ध्यान में रखना है, गिलफोर्ड ने मौलिक रूप से जो है ना 120 प्रकार के कारक बताए हैं। वर्तमान में जो है 180 कारक हैं, वर्तमान में 180 कारक हैं। इस सिद्धांत को बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी एक नाम दिया गया, त्रिआयामी या फिर त्रिविमी सिद्धांत को संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। गिलफोर्ड ने इसको दिया है बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, ठीक है। आगे बात करते हैं मात्रा का सिद्धांत। अगला है हमारा मात्रा का सिद्धांत। तो मात्रा का सिद्धांत को प्रतिपादक दिए थे, है ना। ये देने वाले कौन थे? तो थर्नडाइक। आपको याद में रखना है, ध्यान में रखना है इसका। प्रतिमान या प्रतिदर्श का सिद्धांत, तो इसका देने वाले कौन थे? थॉमसन थे। प्रतिपादक कौन थे इसके? थॉमसन। आपको ध्यान में रखना है इन चीजों को। पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत, तो इसको देने वाले कौन थे? सिरिल बर्ड थे, है ना, वर्मन। और इस सिद्धांत में जो सामान्य योग्यता सबसे ऊपर और विशिष्ट योग्यताएं सबसे नीचे आती हैं। पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत है, इसमें जो है सामान्य योग्यताएं जो है पहले आती हैं सबसे ऊपर, फिर विशिष्ट योग्यताएं जो होती हैं वो सबसे नीचे आती हैं, ठीक है। इन्होंने ये कहा है। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत या फिर इसी को कहा जाता है धारा प्रवाह का सिद्धांत, इसका प्रतिपादक करने वाले कौन थे? तो इसको देने वाले कैटल थे, ठीक है। तो इतने सारे सिद्धांत हैं आपको, है ना। आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। अगर इतना सारा आप कर लेते हैं तो आपका किसी भी एग्जाम में बुद्धि वाले चैप्टर से आपका सारा चीज जो है क्लियर रहेगा, ठीक है। और इसी से जो डायरेक्ट प्रश्न कहाँ से प्रश्न पूछेगा हमें भी नहीं पता, लेकिन अगर बुद्धि चैप्टर है तो बुद्धि चैप्टर में हम जितना भी टॉपिक हो सकता है उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम और से बेस्ट कर सके, ठीक है। आगे देखेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत। अगला सिद्धांत हमारा बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है? इसको देने वाले कौन थे? गार्डनर साहब थे, प्रतिपादक थे उनका गार्डनर। इन्होंने 7 प्रकार के जो है बहुबुद्धि को, बुद्धि को 7 प्रकार का बताया है। देखेंगे पहला जो होता है भाषिक या फिर शाब्दिक बुद्धि, जो लेखक के अंदर कौन सा भाषा मिलेगा? तो भाषा या फिर शाब्दिक का जो है बुद्धि इनके अंदर मिलेगा। तार्किक बुद्धि हो गया, सर्वेक्षक बुद्धि हो जाएगा जो स्थानीय बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और संगीतज्ञ बुद्धि जो होता है ये संगीत बुद्धि के अंतर्गत आता है। और शाल्य चिकित्सक जो होता है ये शारीरिक गति के संबंध में जितने होते हैं वो शाल्य चिकित्सक के अंतर्गत आते हैं। योगी जो व्यक्तिगत आत्ममन होते हैं उनके अंतर्गत आता है। और सातवां व्यक्तिगत या फिर अन्य, तो इसमें आपको याद रखना है अंतर व्यक्तिक, और जो जिसके अंतर्गत आते हैं राजनेता और चिकित्सक जो आते हैं अंतर व्यक्तिक के अंतर्गत आता है। ये 7 जो बुद्धि आपको ध्यान में रखना है, बेहद ही जरूरी है। इसमें से जो अंतर व्यक्तिक है ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, सारा चीज पॉइंट है दोस्तों, आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है ना। मैं पॉइंट और जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा है उन पॉइंटों को इसमें इंक्लूड किया हूँ, ठीक है ना। और एकदम सारा चीज मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। और बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, ये मानसिक योग्यता का सिद्धांत क्या करता है? तो इसका प्रतिपादन देने वाले कौन थे? कैली थे। इन्होंने 9 मानसिक योग्यताओं को, मतलब 9 जो है मानसिक योग्यता पाई जाती है इसके अंतर्गत, है ना, इस सिद्धांत में।
आगे देखेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे? तो जीन पियाजे थे इस सिद्धांत को देने वाले, याद रखना है आपको। त्रितंत्र सिद्धांत, तो इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे? स्टर्नबर्ग थे। इन्होंने तीन बुद्धि पे ज्यादा बात कहा है, संदर्भ, घटक और अनुभव। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत, इसको देने वाले कौन थे? तो प्रतिपादन करने वाले ब्लूम थे। ठीक है, और नोट याद रखिएगा, थर्नडाइक ने बुद्धि परीक्षण का CVD सिद्धांत दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो बुद्धि का मापन किस तरीके से होता है, बुद्धि का मापन कब कब क्या क्या हुआ है, इन सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना, जो डायरेक्ट जो है क्वेश्चन इससे बना हुआ है। तो मानसिक परीक्षण का शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहला व्यक्ति जो थे कैटल थे, जिन्होंने 1890 में प्रयोग किया था। ठीक है, बुद्धि मापन या परीक्षण का जन्म जो है जन्मदाता कह सकते हो या पिता कह सकते हो, किसने किया है? तो अल्फ्रेड बिने जो है बुद्धि मापन या परीक्षण का जन्मदाता कहा जाता है अल्फ्रेड बिने को। मानसिक आयु जो है का विचार, जो मानसिक आयु का जो विचार है अल्फ्रेड बिने ने 1908 में दिया था। ठीक है, बुद्धि लब्धि के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो स्टर्नबर्ग थे, है ना, जो 1912 में इन्होंने दिया था। और बुद्धि लब्धि के वर्तमान सूत्र का प्रतिपादन कौन किया था? तो टर्मन ने इसका जो है 1916 में जो है बुद्धि लब्धि के वर्तमान सूत्र का प्रतिपादक किया था। ये बहुत इंपोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। आगे देखेंगे बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि क्या है? मानसिक आयु, है ना, बटे वास्तविक आयु गुणते 100। इसको आगे मतलब इस तरीके से मैं लिखा हूं, है ना, ये ऐसे रहेगा, मानसिक आयु, ठीक, मानसिक आयु बटे हो जाएगा यहाँ पर वास्तविक आयु इंटू 100। ये इस तरीके से लिखाएगा, है ना, आपको ध्यान में रखना है। मतलब मानसिक आयु बटे में आ जाएगा वास्तविक आयु और गुणते 100। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे बेसल वर्ष क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। बेसल वर्ष किसे कहा जाता है? तो जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को जो है बच्चा हल कर लेता है वह उसका बेसल वर्ष माना जाएगा। ठीक है, मतलब जिस अधिकतम आयु स्तर के बच्चा जो है अपने से ज्यादा स्तर के आयु वाले प्रश्नों को जो है हल कर लेता है तो इसका बेसल वर्ष इसको माना जाता है। टर्मिनल वर्ष किसे कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस आयु स्तर के प्रश्नों को जो बच्चा जो है हल नहीं कर पाता है उसका टर्मिनल वर्ष कहलाता है वो। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा इसको। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुद्धि लब्धि के सारणी, इसको आपको ध्यान में रखना है। बुद्धि लब्धि से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, बुद्धि लब्धि का बालक में किस प्रकार का होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं 140 जिसका बुद्धि लब्धि होता है वो अधिक प्रतिभाशाली बच्चा होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 40 और एक तो सामान्य बुद्धि वाला, ये औसत जो है सामान्य बुद्धि या फिर औसत बुद्धि वाला, ये नाम आपको, दो नाम आपको याद रखना है। 140 वाला जो अधिक प्रतिभाशाली जो है, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं 140 उनका बुद्धि लब्धि होता है, IQ होता है। और जो सामान्य होता है वो 109 से 110 के बीच जो होता है ये सामान्य या फिर औसत बुद्धि के बच्चे होते हैं। जिनका IQ लेवल 109 और 110 के बीच में होता है उसे सामान्य या फिर सामान्य बुद्धि या फिर औसत बुद्धि के बच्चे के अंतर्गत हम रखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर 120 से 139 के जो जिनका IQ लेवल आता है उनको अति श्रेष्ठ या अति तीव्र बुद्धि वाले बालक माना जाता है। 110 से 119 के बीच में जिनका IQ लेवल आता है उनको तीव्र या फिर श्रेष्ठ बुद्धि वाला बालक माना जाता है। अब नीचे आएंगे 80 से 79, तो टर्मन के अनुसार इसे मंद बुद्धि या फिर पिछड़ा बुद्धि माना गया है ना। 70 से 89 69, ठीक है, सीमांत बुद्धि या फिर मंद बुद्धि जो कहा गया है। और 60 से 70 के बीच में है जो मंद बुद्धि और मूढ़ या फिर मंद बुद्धि कहा जाता है ना। 25 से 50 मूर्ख या फिर हीन बुद्धि और 25 से कम का जड़ बुद्धि। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है, एक दो चीज आपको याद रखना इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। एक है 140 वाला और एक सामान्य बुद्धि वाला। ठीक है, ये ज्यादातर प्रश्न बनता है ना सीटेड में। और अगर इधर बात करेंगे तो इसमें आपको एक 25 वाला याद रखना है, स्टेट के जितने भी आते हैं उसमें। और एक मन बुद्धि पूछता है ना। और टर्मन के अनुसार इसको पूछ लेता है कि क्षीण बुद्धि क्या है, सीमांत बुद्धि। ये 4 बुद्धि को आपको ध्यान में रखना। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये 2 बुद्धि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर अगर आप जैसे स्टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये 3-4 बुद्धि है जिसको आपको ध्यान में रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, क्योंकि इसमें मैंने बुद्धि से जितना भी हो सकता है सारा चीज मैंने इंक्लूड किया है
ठीक है। तो जो वीडियो का लेंथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, आप इसको जरूर पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से भी क्लियर हो सके और हमें किन किन पॉइंटों को ध्यान में रखना है और क्या क्या चीज़ें हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, अब देखेंगे भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माता जो है CH राइस ने 1922 में किया था। ठीक है, और ये हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल के वहाँ किया गया था, है ना, ध्यान में रखना इसको। CH राइस 1922 जो भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माता जिसे माना गया है, राइस जी को माना हुआ है। बुद्धि परीक्षण के अगर हम प्रकार की बात करेंगे तो बुद्धि परीक्षण के प्रकार व्यक्तिगत समूह होता है और शाब्दिक, अशाब्दिक, क्रियात्मक और शाब्दिक क्रियात्मक, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है ना, व्यक्तिगत समूह और शाब्दिक क्रियात्मक और अशाब्दिक क्रियात्मक। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नोट में तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है इस परीक्षण का प्रयोग पढ़े लिखे लोगों के लिए तथा अमूर्त बुद्धि का मापन करने में किया जाता है। शाब्दिक बुद्धि का परीक्षण जो है किसके लिए किया जाता है, तो पढ़े लिखे लोगों के लिए और अमूर्त बुद्धि का मापन करने के लिए किया जाता है। अब देखेंगे अगला जो है अशाब्दिक जो है अशाब्दिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किस पर किया जाता है, तो इसका जो परीक्षण छोटे बालक, निरक्षर, गूंगे, बहरे बालकों तथा जो मूर्त बुद्धि का मापन करने में भी इनका किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो अगला आता है हमारा क्या, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के प्रकार। आप देखेंगे व्यक्तिगत जो है बुद्धि परीक्षण का प्रकार कौन कौन सा है, तो पहला यहाँ पर देखेंगे व्यक्तिगत बुद्धि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो पहला देखेंगे इसमें बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, इसका प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड बीने ने 1905 में। ये नाम आपको याद रखना है और सन भी याद रखना है, और इन्होंने 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए इसे उपयोगी माना है। ठीक है, इसमें जो होता है 30 प्रश्न जो है इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इस परीक्षण में 30 प्रश्न हमें देखने के लिए मिलेगा, है ना। आगे देखेंगे स्टैनफोर्ड बीने ने परीक्षण, बीने परीक्षण, तो इसका प्रतिपादन कौन किया था, टर्मन ने किया था 1916 में, और ये किसके लिए किया था, तो 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये जो परीक्षण है उपयोगी होता है, और इस परीक्षण में जो है इसमें टोटल 90 प्रश्न इंक्लूड होता है। ठीक है, अगला देखेंगे व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अगला है भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण, इसका प्रतिपादन करने वाला कौन था, तो पोर्टियस, SD पोर्टियस है, जो इन्होंने कब दिया था 1924 में से भूल भुलैया परीक्षण बुद्धि परीक्षण को दिया था। ठीक है, कोल ब्लैक डिजाइन परीक्षण, तो इसका प्रतिपादन कौन है, SC कोह ने किया था इसको 1923 में। ठीक है, अगला देखेंगे पास एलॉग परीक्षण। ये परीक्षण आपको नाम में याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल आप सभी को पता है कि जो लेवल बढ़ते जा रहा है, ये सारा चीजें जो है आपको भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो अलेक्जेंडर पास इन्होंने कब दिया था 1932 में। और अगला है घन संरचना परीक्षण, मैरियल पल्मर परीक्षण, मिनीसोटा पूर्व स्कूल स्केल, ये परीक्षण है। अगला देखेंगे नोट में याद रखना है आपको चंद्रमोहन भाटिया का कार्य बैटरी परीक्षण 1955 में भारतीय व्यक्ति ने किया था, है। और यह जो है निष्पात परीक्षण, यह निष्पात परीक्षण है। ठीक है, मतलब चंद्रमोहन भाटिया का ये जो इन्होंने परीक्षण किया था, बैटरी का परीक्षण किया था, कार्य बैटरी का, और कब किया था, तो आपको ध्यान में रखना 1955 में किया था, और ये भारतीय व्यक्ति थे, है ना। ये जो चंद्रमोहन भाटिया है ये भारतीय व्यक्ति थे। यह जो परीक्षण था निष्पात परीक्षण इन्होंने किया था। ठीक है, आगे देखेंगे सामूहिक बुद्धि के परीक्षण का प्रकार देखेंगे, जो हमने पहले देखा था। तो पहला है सामायिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण, प्रतिपादक इसको कौन किया था, तो आर्थर एस ओटियस, है ना, आर्थर एस ओटियस इनका नाम है, और इन्होंने कब किया था 1917 में किया था। सामान्य सेना वर्गीकरण परीक्षण, तो पहला परीक्षण डॉक्टर जे मैनरी द्वारा सामूहिक शाब्दिक परीक्षण किया गया था, जो सबसे पहले भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं आगे मिश्रित बुद्धि परीक्षण। ठीक है, मिश्रित बुद्धि परीक्षण जो हमने जो दोनों को देखा उस सब का क्या है कि मिक्सिंग बुद्धि परीक्षण है। अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा है, वेक्सलर बुद्धि परीक्षण प्रतिपादन डेविड वेक्सलर ने 1944 में किया था, और संशोधन फिर इसमें किया था 1955 में। इस सिद्धांत में फिर से संशोधन किया था, और 16 से 64 वर्ष के व्यक्तियों के लिए 7 शाब्दिक व 7 अशाब्दिक उप परीक्षण इन्होंने बताया था। तो शाब्दिक परीक्षण क्या होता है ये देख लेते हैं। सूचना, बोध, अंक विस्तार, शब्दावली, अंक गणित, समानता, अक्षर संख्या का परीक्षण, ये 7 जो है शाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आया। और 7 जो है अशाब्दिक परीक्षण में
चित्र पूर्ति, चित्र व्यवस्था, ब्लॉक डिजाइन, वस्तु सजीकरण, अंक प्रतीक और भूल भुलैया संकेत खोज, ये सारी चीजें अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत किया गया। ठीक है, और शैक्षणिक जो है शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इन्होंने क्या किया है, शैक्षणिक आयु और बटे में वास्तविक आयु गुणते 100। ठीक है, इसको शैक्षिक आयु और वास्तविक आयु और गुणते में 100 और उपलब्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है शैक्षणिक आयु का बटे मानसिक आयु और गुणते 100, ये दोनों सूत्र आपको ध्यान में रखना है, दोनों सूत्र महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखेंगे तो विचलन बुद्धि लब्धि का के जो प्रतिपादक है डेविड वेक्सलर है, आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता अब देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, सामान्य बौद्धिक स्तर का आकलन करना, शैक्षणिक सफलता का पूर्वानुमान लगाना, व्यक्ति तत्व का मूल्यांकन करना, कक्षा का वर्गीकरण करने में सहायक होना और शैक्षणिक व्यवसायिक निर्देशों में जो है निर्देशन देने में ये सहायक होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। आगे बात करेंगे संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सबसे पहला प्रयोग करने वाले विद्वान थे जॉन मेयर थे, जो अमेरिका के रहने वाले थे, है ना। इन्होंने कब दिया था, तो जॉन मेयर पोर्टर स्लेवी जो 1990 में इन्होंने दिया था। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि का जो प्रतिपादक है डेनियल गोलमैन, अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने 1955 में अपनी पुस्तक जो है संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, ये उनका बुक का नाम था। ठीक है, और संवेगात्मक बुद्धि के तत्व अगर देखेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है। संवेगात्मक बुद्धि के तत्व आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण, अभिप्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता क्या हो जाएगी, संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता अगर देखेंगे तो जीवन में सफलता प्रदान करने में यह सहायक होता है, जीवन को सुखमय तथा शांतिप्रिय बनाने में सहायक होता है, समायोजन स्थापित करने में सहायक होता है, भविष्यवाणी करने में यह सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी मैंने बुद्धि से इम्पोर्टेंट पॉइंटें बनी थी, आ सकता है आपके आने वाला टाइम में एग्जाम के लिए सारा चीज मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास किया है। सारा चीज आपको बुद्धि वाले चैप्टर में कंप्लीट करके रखना है ना, ताकि जो है आपका जो है पेपर कहीं से भी कुछ भी बने, आप जो है इसमें मिस ना हो, है ना। ये सारी चीजें जो पॉइंटें हैं, जो टॉपिक हैं, बार बार जो है आपको एग्जाम पे देखने के लिए मिलता है। ये जो बुद्धि वाला चैप्टर, इस वीडियो में मैं पूरा बुद्धि से रिलेटेड पूरा कंप्लीट सारा कुछ टॉपिक, सारा कुछ जो है मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। ये जो क्लास है आपके लिए हर चीज के लिए उपयोगी होता है, जिसमें जिस भी एग्जाम पे अगर बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में अगर बुद्धि चैप्टर है तो ये जो हमारा क्लास है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतने जानकारी देना था, फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ, है ना, और एक नया क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।